जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक आपका जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2025 में इस टॉपिक से 5 सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि सरकार के द्वारा शिक्षा को लेकर जो भी पहल शुरू की गई है, जो भी योजनाएं शुरू की गई है, उसके बारे में जानने वाले हैं। हालांकि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो आपका ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये सब आपका मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत आता है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आज हम उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि 2025 में जब सवाल पूछा गया है तो हो सकता है कि 26 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देंगे सभी योजना के बारे में, जो भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, जानते हैं समग्र शिक्षा अभियान के बारे में, जिसको हम लोग SSA 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, SSA 2.0 क्यों कहा जाता है? तो देखिए, ये जो योजना है वो आपका समग्र शिक्षा योजना का अपग्रेडेड वाला रूप है। ठीक है, अपग्रेड वाला रूप है। समग्र शिक्षा योजना को जब अपग्रेड किया गया तो उसका नाम समग्र शिक्षा अभियान किया गया है। तो आखिर ये क्या है? तो समग्र शिक्षा अभियान एक इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन स्कीम है जो प्री प्राइमरी से क्लास 12 तक शिक्षा को कवर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट में तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये आपका प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक शिक्षा को कवर करता है। यह योजना पूरे स्कूल शिक्षा तंत्र को एक साथ जोड़ने वाली योजना है। इसका जो शुरुआत है वो 2018 में किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अब इसको इंटीग्रेटेड क्यों कहा जाता है वो समझिए। यह जो योजना है आपका 3 योजनाओं को मिला के बनाया गया है। एक आपका SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, जो कि आपका एलिमेंट्री लेवल के लिए था। दूसरा आपका RMSA यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो कि आपका सेकेंडरी लेवल के लिए बनाया गया था। और तीसरा टीचर एजुकेशन यानी कि T, जो कि आपका शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया था। तो इन तीनों को मिला के जो है समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसीलिए इसे जो है समग्र यानी कि इंटीग्रेटेड कहा जाता है। तो इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए SSA के बारे में। उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाना, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछा जा चुका है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका नॉर्मली कहें तो एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। हर वर्ग, चाहे ST हो, SC हो, दिव्यांग हो, लड़कियों को बराबर अवसर दिया जाना है। इसके अलावा डिजिटल एंड स्मार्ट लर्निंग के बारे में जो है बात किया जाता है। ICT हो गया, स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल कंटेंट, ये सब जो है वो इस योजना का उद्देश्य है। विशेषताएं क्या है? तो इसके अंतर्गत नए स्कूल, कक्षाएं, शौचालय, बिजली, पानी, ये सब उपलब्ध करवाना, शिक्षकों की गुणवत्ता सुधार करना, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सुविधा देना, लर्निंग आउटकम्स में अगर देखें तो रिजल्ट बेस्ड एजुकेशन देना, स्किल बेस्ड कोर्सेज करवाना, ये सब इसका जो है उद्देश्य है। अब इसका जो संबंध है वो आपका निपुण भारत मिशन से भी है। निपुण भारत मिशन इसी योजना के अंतर्गत चलता है, यानी कि FLN क्लास 3 तक समग्र शिक्षा का एक हिस्सा है। FLN क्या होता है आगे आपको समझ में आ जाएगा। टीचर्स के लिए क्या महत्व है? तो चाइल्ड सेंटर टीचिंग होता है, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है, कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है। तो ये सब बेसिक जानकारी है, आपको पता होना चाहिए SSA के बारे में, समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। ओके, अब सेकेंड जो योजना है वो है आपका निपुण भारत मिशन। अब निपुण भारत मिशन क्या है? तो सबसे पहला चीज़ आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि समझ के साथ पढ़ने और गणना की दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो कक्षा 3 के बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, यही है आपका FLN। ठीक है, FLN। तो कक्षा 3 के बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी यानी कि पढ़ने की क्षमता और न्यूमरेसी यानी कि गणितीय क्षमता विकसित करना, ताकि बच्चे बेसिक रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, काउंटिंग हो गया, अच्छे से कर सकें, बेसिक कैलकुलेशन कर सकें। इसके जो शुरुआत होती है वो आपका 5 जुलाई 2021 को किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत, और ये आपका NEP 2020 का एक हिस्सा है। टारगेट क्या है?
तो 2026 से 27 तक सभी बच्चों को FLN हासिल करना, यानी कि क्लास 3 तक के बच्चों को कम से कम यहाँ पे पढ़ने की क्षमता और गणितीय क्षमता उनके पास होना चाहिए, यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हासिल करना। मुख्य विशेषता क्या है? तो FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि पढ़ना लिखना समझना, जोड़ घटाव संख्या पहचान करना सीखना। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाता है। खेल खेल में पढ़ाई, वर्कशीट, स्टोरीज, गेम्स के माध्यम से पढ़ाई करवाना। टीचर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया गया है। शिक्षकों को नए तरीकों से पढ़ाने की ट्रेनिंग देना, बच्चों की नियमित जांच करना, केवल रटना नहीं बल्कि समझ के साथ चीज़ों को सीखना। तो ये सब इसका कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। टीचर्स के लिए कैसे महत्व है? तो बच्चों को बेसिक स्किल मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा। टीचिंग मेथड यूज क्या किया जाएगा? तो चाइल्ड सेंटर्ड और एक्टिविटी बेस्ड। तो ये सब कुछ यहाँ पे मुख्य बातें हैं आपका निपुण भारत मिशन का। ओके, तीसरा क्या है? तीसरा है आपका PM श्री स्कूल्स, यानी कि PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। और ये आपका क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। यह एक केंद्रीय योजना है, यानी कि सेंट्रल का योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में मॉडल स्कूल्स यानी कि आदर्श विद्यालय विकसित करना है। इसके तहत लॉन्च कब हुआ? 5 सितंबर 2022 को टीचर्स डे के अवसर पर लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत घोषणा नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो मॉडल स्कूल बनाना। देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों को PM श्री स्कूल के रूप में विकसित करना। NP 2020 का इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सभी सिद्धांत लागू करना। इसके अंतर्गत क्वालिटी एजुकेशन देना, यानी कि आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। मुख्य विशेषताएं क्या है? तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाता है कि जो भी आपका विद्यालय बनाया जाएगा PM श्री के तहत, तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मॉडर्न होगा। स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा दी जाएगी, डिजिटल बोर्ड रहेगा, लैब्स रहेंगे, लाइब्रेरी रहेंगे। ग्रीन एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, यानी कि सोलर पैनल लगा रहेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा रहेगी, वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा रहेगी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बात की गई है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में फोकस किया जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल से पढ़ाई की जाएगी। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, यानी कि सर्वांगीण विकास के ऊपर फोकस किया जाएगा इन विद्यालयों में। 21st सेंचुरी स्किल दिया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, ये सब के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किया जाएगा, यानी कि पूरा जो पढ़ाई है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्कूल चयन किया जाएगा। केंद्रीय मानकों के आधार पर अप्रूवल मिलेगा। सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाता है इसके तहत। ठीक है, अन्य योजनाओं से संबंध, तो यह योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत लागू होती है। निपुण भारत मिशन जैसे प्रोग्राम भी इसमें शामिल होते हैं। PM श्री क्या है? तो मॉडल स्कूल आपका है। और टीचर्स के लिए महत्व, तो नई टीचिंग मेथड्स यहाँ पे देखने को मिलेगी, डिजिटल टूल्स का उपयोग किया जाएगा, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको जो है PM श्री स्कूल्स के तहत देखने को मिलेगा। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे है निष्ठा प्रोग्राम। निष्ठा प्रोग्राम का आपने नाम सुना होगा। अगर आप 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारा सवाल ऐसा है, 4-5 सवाल जहाँ पे निष्ठा वर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला चीज़ किसका फुल फॉर्म पता कर लीजिए, याद रखिएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है, यानी कि कुल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए राष्ट्र पहल। शुरुआत होती है 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है टीचर ट्रेनिंग, यानी कि शिक्षकों को ट्रेनिंग देना। निष्ठा प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीचर को ट्रेनिंग देना। ओके, शिक्षकों और प्रिंसिपल को मॉडर्न टीचिंग स्किल्स देना, बच्चों के सीखने के स्तर को बढ़ाना, NEP 2020 के अनुसार शिक्षा में सुधार करना। मुख्य विशेषताएं क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इसको कहा जाता है, याद रखिएगा निष्ठा को। दुनिया का सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, लाखों शिक्षकों को ट्रेंड किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। ये आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होता है। ऑफलाइन वर्कशिप आयोजित किया जाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि दीक्षा एप्लीकेशन है उसके तहत ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। फोकस कहाँ पे किया जाएगा? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी के ऊपर, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के ऊपर, ICT यानी कि डिजिटल टीचिंग के ऊपर, असेसमेंट टेक्निक के बारे में जो है वो जानकारी दिया जाता है। देखिए, निष्ठा के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्जन भी है, जैसे कि निष्ठा 1.0 कह लीजिए या फिर 1.0 कह लीजिए, जो कि आपका एलिमेंट्री लेवल के टीचर्स के लिए बनाया गया है। इसके अलावा निष्ठा 2.0 है जो कि सेकेंडरी लेवल के टीचर्स के लिए है। निष्ठा 3.0 है जो कि आपका FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए है।
और अन्य योजनाओं से ये संबंधित है, जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान से रिलेटेड है, निपुण भारत मिशन से रिलेटेड है। निष्ठा का मतलब एक बार याद रखिएगा एक चीज़ कि टीचर्स को ट्रेन करने वाली स्कीम, यानी कि ट्रेनिंग देने वाली स्कीम। टीचर्स के लिए महत्व, कैसे महत्व है, तो टीचर्स टीचिंग स्किल्स इम्प्रूव करना, शिक्षकों का जो टीचिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होता है इसके तहत। क्लासरूम मैनेजमेंट बेहतर होता है, टीचर्स नए नए पेडागोजी सीखते हैं, नए नए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो बच्चों को करके सिखाते हैं उसके माध्यम से। ओके, अब यहाँ पे जानते हैं कि कुछ यहाँ पे इंडिया में जो है डिजिटल इनिशिएटिव, ठीक है, डिजिटल पहल के बारे में जानते हैं शिक्षा को लेके। सबसे पहला नाम है दीक्षा प्लेटफॉर्म। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट दीक्षा के बारे में जानते होंगे कि ये आपका वेबसाइट भी है और एक तरह से एप्लीकेशन भी है। प्ले स्टोर में जाकर अगर देखिएगा तो दीक्षा नाम से आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लासेस वगैरह भी देखने को मिलता है। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे कि दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डी से डिजिटल, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, के से आपका नॉलेज और SHA तीनों को मिला के शेयरिंग किया गया है। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब ये क्या है, तो इट इज़ ए नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट, यानी कि ये आपका शिक्षकों और छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ओके, लॉन्च कब किया गया, 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे NCERT द्वारा विकसित किया गया है। NCERT का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, उद्देश्य क्या है, तो गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराना, शिक्षकों के प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना, सभी के लिए समावेशी और सुलभ शिक्षा सुनिश्चित करना। तो इस ऐप के माध्यम से ट्रेनिंग वगैरह भी होती है। जो आपका डिजिटल कंटेंट है, बुक्स का PDF हो गया, नोट्स का PDF हो गया, ये सब भी अपलोड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। जितने भी NCERT किताब हैं, स्टेट बोर्ड की किताब हैं, वो सब भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो सभी के लिए समावेशी और सुलभ शिक्षा सुनिश्चित करना। प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो पाठ्य पुस्तकों को QR कोड से सीखने की सुविधा है। देखिए ये आपका प्ले स्टोर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दीक्षा नाम का एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा और इसी में आपको जो है QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप अपने किताब में देखिए, अभी NCERT का किताब अगर आप देखें या फिर JCRT का कोई भी स्टेट बोर्ड का किताब देखें तो प्रत्येक चैप्टर में वहाँ पे आपको QR कोड देखने को मिल जाता है। तो अगर आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो वहाँ पे आपको वो PDF देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस ऐप में तो पाठ्य पुस्तकों के QR कोड से सीखने की सुविधा है। वीडियो, वर्कशीट और क्विज जैसी डिजिटल सामग्री यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रमाण पत्र देखने को मिल जाएगा। बहुभाषी सुविधा उपलब्ध, यानी कि सभी भाषा में ये चीज़ उपलब्ध है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज को ऐड किया गया है। कौन उपयोग कर सकते हैं इसका, तो शिक्षक, विद्यार्थी या अभिभावक, तीनों में से कोई भी इनका यूज कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उपयोग कैसे करें, तो दीक्षा ऐप को प्ले स्टोर यानी कि या फिर ऐप स्टोर आईफोन वाले इससे डाउनलोड कर सकते हैं। किताबों में दिए गए QR कोड को स्कैन करना है। कोर्स और अध्ययन सामग्री, वहाँ पे आपको क्लास वगैरह चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। उसके आधार पे आपको वहाँ पे सारा डिजिटल स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। इम्पोर्टेंस क्या है, तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देता है और पारंपरिक तरीकों पर निर्भरता कम करता है। शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास में सहायक, इसके अलावा निपुण भारत मिशन जैसी योजनाओं को समर्थन देता है। ठीक है, ये आपका दीक्षा हो गया जो कि आपका प्लेटफॉर्म है स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। अब आगे है आपका PM ई-विद्या। ये भी आपका एक तरह से प्ले स्टोर में आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा इसका, या फिर ऐप स्टोर में मिल जाएगा। तो एक तरह से एप्लीकेशन है ये आपका, और ये एक व्यापक डिजिटल शिक्षा पहल है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसे 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में शिक्षा को निरंतर बनाए रखना, शिक्षा को कई माध्यमों ऑनलाइन, TV, रेडियो से उपलब्ध कराना, डिजिटल विभाजन को कम करना, यानी कि डिजिटल डिवाइड को कम करना। ठीक है, डिजिटल सामग्री के लिए दीक्षा ऐप का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जो कि इसी के अंतर्गत आता है। क्लास 1 to 12 के लिए अलग अलग TV चैनल स्वयं प्रभा के माध्यम से एजुकेशन दिया जाता है। रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट के माध्यम से शिक्षा दी जाती है।
स्पेशल कंटेंट फॉर स्पेशल नीड्स यानी कि दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित छात्रों के लिए विशेष सामग्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ई विद्या एप्लीकेशन पे। ठीक है, ई विद्या एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी एक तरह से एप्लीकेशन है और इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। दीक्षा एप्लीकेशन यहाँ से भी आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, स्वयं है आपका। इसके अलावा देखिए मल्टी प्लेटफॉर्म्स एक्सेस है, मोबाइल, टीवी, रेडियो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सब में आप लॉगिन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। निःशुल्क और सुलभ शिक्षा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को कवर ये करता है। आपातकाल में शिक्षा के निरंतरता सुनिश्चित करता है, जैसे कि कोविड-19 हो गया तो वहाँ पे आपको उस तरह के केस में आपको सारा चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दूर दराज के छात्रों के लिए उपयोगी है। डिजिटल और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है, पीएम ई विद्या। ओके, अब देखिए आगे है आपका स्वयं। सबसे पहला काम, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म हो गया। ये क्या है, एक नेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि आपका फ्री कोर्स देता है। ये एक राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म है जो निःशुल्क कोर्स प्रदान करता है। शुरुआत आपका 2017 में किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। डिजिटल इंडिया पहल का ये हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो सभी को खासकर दूर दराज के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, डिजिटल अंतर को कम करना, आजीवन सीखने को बढ़ावा देना। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या है, स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक के निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्वयं के अंतर्गत, है ना। वीडियो लेक्चर हो गया, अध्ययन सामग्री हो गया, क्विज हो गया, असाइनमेंट हो गया, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। परीक्षा के बाद प्रमाण पत्र कुछ शुल्क के साथ यहाँ पे उपलब्ध हैं, यहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों में क्रेडिट ट्रांसफ़र की सुविधा है। ठीक है, स्वयं पे यहाँ पे बहुत सारे कोर्स वगैरह भी लिस्ट है और यहाँ से आप कोर्स भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1040 से ज़्यादा कोर्स है। ठीक है, ऑनगोइंग कोर्सेस यानी कि 1040 से ज़्यादा कोर्स है। कितना इनरोलमेंट हुआ है, तो 27.8। ठीक है, यानी कि लगभग मान लीजिए 28 लाख हो चुका होगा, इतना इनरोलमेंट हो चुका है। एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन तो 6.5 लाख या 7 लाख के आसपास जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट में जाकर आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा कोर्स इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो 4 भागों का मॉडल है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि कौन कौन से कोर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो आपका एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। यूजीसी, एनआईटी, ये सब जो है वो अपना अपना कोर्स यहाँ पे लिस्ट करके रखे हैं। वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, अध्ययन सामग्री मिल जाएगा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कर सकते हैं, डिस्कशन फॉर्म वगैरह, चर्चा मंच वगैरह यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सस्ती और सुलभ उच्च शिक्षा प्रदान करता है, स्वगति सीखने को बढ़ावा देता है, सेल्फ पेस्ट हो गया आपका। विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ से आप लोग कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता है कि आप लोग ऑनलाइन घर बैठे कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, और कोई एरो मतलब कि संस्था के द्वारा नहीं बल्कि प्रतिष्ठित संस्था के द्वारा, लाइक एनसीईआरटी, यूजीसी, एनआईटी, है ना। तो ये आपका हो गया यहाँ पे स्वयं के बारे में। यहाँ पे ये आपका कोर्स को प्रोवाइड करता है। चलिए, अपार आईडी। तो अपार आईडी के नाम तो अभी आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ट्रेंड कर रहा था कुछ दिनों पहले। अपार आईडी क्या है, तो अपार आईडी का नाम आपका पता होना चाहिए कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। ठीक है, और अभी अगर आप किसी नए कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे अपार आईडी मांगा जाता है। कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इसको आप जो है वो डायरेक्ट अपने डिजी लॉकर में जाकर बना सकते हैं। ठीक है, इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत शुरू किया गया है। यह एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़ा है, यानी कि एबीसी अकाउंट, इसको एबीसी अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। एबीसी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। छात्रों के लिए जीवन भर की शैक्षणिक पहचान बनाना, शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित और ट्रैक करना। तो इसी के माध्यम से जो है आपका जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है, ट्रैक किया जाता है। लचीली शिक्षा और क्रेडिट ट्रांसफर को बढ़ावा देना। ओके, प्रत्येक छात्र के लिए 12 अंकों की यूनिक आईडी यहाँ पे मिलता है। जैसे ही आप यहाँ पे डिजी लॉकर के माध्यम से इसको बनाइएगा तो वहाँ पे आपको 12 डिजिट का जो है यूनिक आईडी मिलेगा। जिस तरह से आधार कार्ड में आपका आधार नंबर है उसी तरह से यहाँ पे भी आपको एक एबीसी आईडी मिलता है 12 डिजिट का। ओके, मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, क्रेडिट को ये सुरक्षित रखता है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सभी में ये उपयोगी है। दीक्षा ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो इसका फुल फॉर्म वगैरह पता आपको होना चाहिए। कैसे काम करता है, तो छात्रों को यूनिक अपार आईडी मिलती है, शैक्षणिक डेटा डिजिटल रूप से सुरक्षित रहता है,
क्रेडिट को ट्रांसफ़र या दोबारा उपयोग किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए कि दूसरा स्कूल वगैरह में नाम लिखाते हैं तो डायरेक्ट यहाँ का मार्क्स जो है वो आप वहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। यानी कि लिंक हो जाता है वो चीज़ कि पिछला क्लास में, पिछला स्कूल में आपका मार्क्स कितना रहा, क्या क्या मतलब कि परसेंटेज वगैरह सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है। शिक्षा में पारदर्शिता लाता है, कागजी कार्य कम करता है, आजीवन सीखने को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये आपका डिजिलॉकर है। डिजिलॉकर वेबसाइट के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन है। वहाँ पे जाके अपर आईडी सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपका वहाँ पे जो है वो अगर आपने लॉगिन किया है तो आपको यहाँ पे आपका अपर आईडी जनरेट हो जाएगा। ओके, अब है आपका जे गुरुजी ऐप। जे गुरुजी ऐप यानी कि ये आपका एक एप्लीकेशन है जो कि झारखंड में चलता है, झारखंड का एप्लीकेशन है। जे का मतलब ही होता है झारखंड। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा विकसित एक आधिकारिक एजुकेशनल ऐप है। इसे मुख्य रूप से झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्रों को डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस ऐप की मुख्य विशेषताएं और जानकारी नीचे दी गई है, जैसे कि इसका उद्देश्य और पहुंच क्या है। तो राज्य के लगभग 45 लाख सरकारी स्कूल के छात्रों को ऑनलाइन लर्निंग से जोड़ना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। पाठ्यक्रम, तो यह ऐप पूरी तरह से झारखंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड यानी कि जेक बोर्ड के पाठ्यक्रम पर आधारित है। यहाँ यह प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक, माध्यमिक यानी कि प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक, हायर सेकेंडरी तक के छात्रों के लिए उपयोगी है। तो इसके ऊपर आईडी बनाया जाता है। जो भी शिक्षक हैं सरकारी विद्यालय के, उनके पास आईडी होता है, तो वो लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। चाहे जो भी सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं वे लोग भी लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पे सभी क्लासेस वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल कंटेंट, इसमें डिजिटल किताबें हैं, ऑडियो बुक्स आपको देखने को मिलेगा, वीडियो लेक्चर देखने को मिलेगा, नोट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटरेक्टिव लर्निंग यानी कि छात्रों के लिए क्विज वगैरह देखने को मिलता है। मॉडल क्वेश्चन पेपर, ब्रिज कोर्स की सुविधा दी गई है। लाइव क्लासेस, ऐप पर लाइव ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी है जिन्हें बाद में रिकॉर्डेड रूप में भी देखा जा सकता है। एआई पावर्ड, यह ऐप एआई आधारित है जो छात्रों के सीखने की क्षमता के अनुसार सामग्री को कस्टमाइज करने में मदद करता है। तो एआई वगैरह का भी फीचर जो है अब आ चुका होगा, ठीक है। लॉगिन और शुल्क, निःशुल्क है ये आपका। यह ऐप छात्रों के लिए पूरी तरह से फ्री है। सरकारी स्कूल के छात्र अपने ई विद्यावाहिनी क्रेडेंशियल्स यानी कि ई विद्यावाहिनी का जो आईडी पासवर्ड है उसके साथ ये लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। उनको पता होगा, जो भी सरकारी विद्यालय के बच्चे होंगे उनको ई विद्यावाहिनी के बारे में पता होगा। तो उस आईडी पासवर्ड से यहाँ पे भी लॉगिन किया जा सकता है। गूगल प्ले स्टोर में ये आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। महत्व क्या है, यह उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो भारी भरकम ट्यूशन फीस नहीं दे सकते हैं। इसके माध्यम से छात्र स्कूल के घंटों के बाद भी घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और परीक्षा की तैयारी जैसे प्रश्न बैंक, मॉक टेस्ट के जरिए बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है, ये आपका देख सकते हैं। जे गुरुजी एप्लीकेशन है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट का ये आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा कुछ यहाँ पे और भी हम लोग इम्पॉर्टेंट एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, जैसे कि पीएम पोषण हो गया, जिसको पहले मिड डे मील के नाम से जाना जाता था। एमडीएम भोजन, जो दोपहर में बच्चों को भोजन दिया जाता है, तो वो चीज़ आपका हो गया, ठीक है। तो पीएम पोषण क्या है, तो पीएम पोषण प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इसका पूरा नाम है और यह एक सरकारी योजना है जिसके तहत स्कूल के बच्चों को मुफ्त पौष्टिक भोजन दिया जाता है। शुरुआत आपका 2021 में किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा शुरू किया गया है। यह पहले की मिड डे मील स्कीम का ही एक नया रूप है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना, ताकि बच्चे जो है वो खाने के मकसद से भी कम स्कूल आए, ठीक है। स्कूल छोड़ने की दर कम करना। लाभार्थी, सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र, यहाँ पे आपको मतलब उनके लिए खाना दिया जाता है। इसके तहत मुख्य विशेषताएं क्या है, स्कूल समय में मुफ्त पका हुआ भोजन मिलता है, दाल सब्जी, इसके अलावा चावल, ये सब जो है वो दिया जाता है। संतुलित पोषण पर ध्यान दिया जाता है, बैलेंस जो आपका डाइट है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। स्थानीय खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंस क्या है, स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता बढ़ाता है। गरीब बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करता है। जो बच्चे गरीब हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उनको वहाँ पे खाना भी मिल जाता है फ्री का और शिक्षा भी मिल जाता है। सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है, सभी बच्चे साथ में भोजन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि पीएम पोषण योजना, इसी को पीएम पोषण शक्ति निर्माण के नाम से जाना जाता है। इसको पहले मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता था। केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में
कक्षा 1 से 8 तक यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करना है। यह योजना 2021-22 से 25-26 तक के लिए लागू है। ठीक है। योजना के मुख्य बिंदु देखिए, ये जो योजना है वो आपका जो नया नाम है ना उसको लेके बात कही गई है। हालांकि एमडीएम तो आपका बहुत पहले से स्टार्ट है, 1995 से। ठीक है, 1995 से ही आपका एमडीएम चल रहा है। लेकिन ये जो पीएम पोषण शक्ति निर्माण है ये आपका ये वाला ईयर याद रखिएगा। योजना के मुख्य बिंदु, लक्ष्य क्या है तो 11.2 लाख से अधिक स्कूलों के लगभग 11.8 करोड़, ठीक है, 11.8 करोड़ बच्चों को पौष्टिक भोजन देना, लगभग 12 करोड़ बच्चों को पौष्टिक भोजन देना। कवरेज प्राइमरी क्लासेस 1 to 5 और आपका जो उच्च प्राथमिक क्लास है 6 to 8 के अलावा प्री प्राइमरी हो गया, बाल वाटिका के बच्चों को भी शामिल किया गया है। उन लोगों को भी खाना दिया जाता है। बच्चों को प्रतिदिन 100 से 150 ग्राम खाद्यान्न, दाल, चावल, रोटी, सब्जियों के माध्यम से लगभग 700 कैलोरी प्रदान करने की लक्ष्य है। आकांक्षी जिलों और एनीमिया से ग्रस्त बच्चों के लिए अतिरिक्त पूरक पोषण दिया जाता है। बच्चों की जो बॉडी मास इंडेक्स है, बीएमआई है, वजन और हीमोग्लोबिन की जांच के लिए न्यूट्रिशियंस नियुक्त किए जाएंगे। रसोइयों के मानदेय में वृद्धि और मोबाइल ऐप या डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय रियल टाइम की निगरानी की जाती है। ठीक है, की जाएगी। इसके तहत यह योजना बच्चों में कुपोषण को कम करने और स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने में मदद करती है। तो यानी कि सीधा सीधा आपको तो एमडीएम के बारे में भी पहले से पता होगा कि एमडीएम में बच्चों को खाना दिया जाता है, अंडा दिया जाता है सैटरडे को, इसके अलावा फल वगैरह भी मंडे को दिया जाता है। तो सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक होंगे उनको ये बात तो अच्छे से पता होगा और आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा, है ना। तो ये आपका एमडीएम हो गया, जिसका नया नाम आपका पीएम पोषण शक्ति निर्माण है। आगे क्या है, स्टार्स प्रोजेक्ट। अब ये स्टार्स प्रोजेक्ट क्या है तो स्टार्स का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। यह भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है। लॉन्च आपका 2020 में किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा और इसे वर्ल्ड बैंक का सहयोग प्राप्त है। छात्रों के सीखने के परिणाम को बेहतर बनाता है, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण प्रशिक्षण को मजबूत करता है, यानी कि टीचर का जो ट्रेनिंग है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। शिक्षा में प्रशासन और डेटा सिस्टम को मजबूत करता है। कौशल आधारित शिक्षा पर जोर, तकनीक और डिजिटल टूल का उपयोग किया जाएगा। मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद करता है। शिक्षकों की प्रभावशीलता बढ़ाता है, यानी कि एजुकेशन को सुधारने के लिए। ठीक है, एक तरह से जितना भी योजना आप देख पा रहे हैं सभी का मकसद क्या है कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करना। अब देखिए यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो योजना है वो आपका 6 राज्य में है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश है, केरल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान। ठीक है, अब देखिए स्टार्स परियोजना भारत सरकार और विश्व बैंक की एक संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार करना है। यह परियोजना शिक्षकों के प्रशिक्षण, मूल्यांकन प्रणालियों और सीखने के परिणामों को बढ़ाने पर केंद्रित है। परियोजना का प्रमुख विवरण जैसे कि उद्देश्य है स्कूली शिक्षा के परिणामों को सुधारना, प्रणालीगत परिवर्तन लाना, लगभग 5,718 करोड़ इसका लागत है, इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। कुल लागत का 15% विश्व बैंक द्वारा दिया जा रहा है। कार्यान्वयन यानी कि यह परियोजना शिक्षा मंत्रालय के तहत समग्र शिक्षा के माध्यम से लागू की जा रही है। मुख्य फोकस जो एरिया है वो क्या है तो बेसिक शिक्षक शिक्षा यानी कि बेहतर शिक्षकों को तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा टीचरों को। गुणवत्ता में सुधार, मूल्यांकन और आकलन प्रणालियों में सुधार किया जाएगा। समावेशी शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाएगा। अधिकार यानी कि वर्दी, पाठ्य पुस्तक और छात्रवृत्ति जैसे हक प्रदान करना, यानी कि ड्रेस वगैरह हो गया, किताब हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, ये सब इसके अंतर्गत दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका परख। अब ये परख क्या है तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। यह भारत का एक राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है, यानी कि असेसमेंट रेगुलेटर है। ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक, मूल्यांकन करने का एक रेगुलेटर। इसे NEP 2020 के तहत प्रस्तावित किया गया है। यह NCERT के अंतर्गत कैरी करता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत ये आपका काम करता है। अब इसका उद्देश्य क्या है तो पूरे भारत में सभी बोर्डों की मूल्यांकन प्रणाली को एक समान बनाना। जितने भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम हैं, हर स्टेट में अपना अलग अलग बोर्ड है,
तो सबके मूल्यांकन प्रणाली को एक समान बनाना, रटने की बजाय कौशल आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा देना, निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन सुनिश्चित करना। ओके, मुख्य विशेषताएं क्या है? कौशल आधारित मूल्यांकन प्रणाली हो गया, छात्रों के लिए समग्र प्रगति कार्ड, अवधारणात्मक समझ पर जोर यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जोर दिया जाएगा, मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश बनाना, यानी कि इवोल्यूशन के लिए आपका जो है असेसमेंट के लिए या फिर इवोल्यूशन के लिए जो है जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको बनाना हो गया, परीक्षा पैटर्न की निगरानी करना, बोर्ड्स को मूल्यांकन सुधारने में सहायता करना। इसके अलावा परीक्षाओं की गुणवत्ता सुधारता है, परीक्षा के तनाव को कम करता है, वास्तविक सीखने को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये आपका जो है परख हो गया। ओके, एमडीएम, तो एमडीएम के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। मिड डे मील एक सरकारी कार्यक्रम है जिसके तहत स्कूल के बच्चों को मुफ्त पका हुआ भोजन दिया जाता है। 1995 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका पहले एचआरडी मंत्रालय था, ठीक है, उसका नाम तो अब बदल दिया गया है, तो ये शुरू किया गया था उसके तहत। 2001 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे पूरे देश में पका हुआ भोजन योजना बनाया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या है? बच्चों को पोषण स्तर में सुधार करना, नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना, स्कूल छोड़ने की दर कम करना। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 के छात्रों को यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे खाना दिया जाता है। स्कूल समय में मुफ्त पका हुआ भोजन, सरकार द्वारा निर्धारित पोषक मानक, स्थानीय खाद्य पदार्थों का समावेशन किया जाता है। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता बढ़ाता है, गरीब बच्चों को स्कूल आने के लिए मोटिवेट करता है, सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। अपडेटेड नाम है आपका, अपडेटेड नाम है, इसका नया नाम है पीएम पोषण स्कीम। ठीक है, पीएम पोषण स्कीम, जो कि 2021 में इसका नामकरण नाम को बदला गया है। ओके, अब देखिए, इतना जानकारी था आपका सरकारी पहल के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में। 2025 में 5 सवाल इस टॉपिक से पूछा गया है। तो सबसे पहले इन सवालों को देखिए, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, जानकारी है, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सवाल क्या है? स्कूली शिक्षा में दीक्षा प्लेटफॉर्म की क्या भूमिका है? तो मैंने आपको बताया, रिपोर्ट कार्ड जारी करना, स्कूल के वित्त की निगरानी करना, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल शिक्षण संसाधन प्रदान करना, खेल गतिविधियों का आयोजन करना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दीक्षा प्लेटफॉर्म का क्या काम है। दीक्षा एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है, इसका वेबसाइट भी है और इसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है। ठीक है, और इसको टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन वाला सी वाला करेक्ट हो जाएगा। शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल शिक्षण संसाधन प्रदान करना, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज प्रदान करना, प्रोवाइड करना। दूसरा है आपका, किस पहल का उद्देश्य परिणामों और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। तो देखिए, मैंने आपको क्या क्या बताया है। समग्र शिक्षा आपका करेक्ट हो जाएगा। निष्ठा आपका क्या था? निष्ठा तो आपका टीचर के ट्रेनिंग से रिलेटेड था, इसमें टीचर को ट्रेनिंग दिया जाता था। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, तो इसका जो मुख्य हो जाएगा वो है आपका समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा का उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, बाकी विद्यांजलि और सगुन के बारे में मैंने आपको नहीं जानकारी दिया है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में कौन सी 21वीं सदी का कौशल और शिक्षा शास्त्र पर स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की पहल है? तो देखिए, स्कूल शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की पहल निष्ठा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस समकालीन चुनौती ने हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर स्कूली शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है? वनों की कटाई, कोविड-19 महामारी। तो ये तो आपको सबको पता होगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति यानी कि निष्ठा के लिए राष्ट्रीय पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम डिजाइन करना, मूल्यांकन सुधार करना, शिक्षकों और स्कूल नेताओं की क्षमता निर्माण करना, यानी कि टीचर को ट्रेनिंग देना। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बस शब्दों को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे ये 5 सवाल जो है आपका 2025 में पूछा गया है इसी टॉपिक से। ठीक है, 5 सवाल आपका इसी टॉपिक से सेम टू सेम पूछा गया है। अब देखिए, और भी यहाँ पे कुछ टर्म है जिसके बारे में आप देख लीजिए। निष्ठा के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यह मुख्य रूप से शिक्षकों और स्कूल प्रमुख के प्रशिक्षण यानी कि टीचर ट्रेनिंग के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसका ध्यान टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग पर होता है, सीधे स्कूल के परफॉर्मेंस पर नहीं। ठीक है, समग्र शिक्षा, तो यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को मिला दिया गया है। उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य प्री स्कूल से लेकर
कक्षा 12वीं तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह एक बड़ा अम्ब्रेला प्रोग्राम है, जबकि सगुन इसके परिणामों को मापने का औजार है। आगे बात करते हैं सगुन के बारे में भी। विद्यांजलि क्या है? तो यह समुदाय और निजी क्षेत्र को सरकारी स्कूल से जोड़ने की एक पहल है। इसके माध्यम से लोग स्कूलों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं या संसाधन दान कर सकते हैं, जैसे किताबें, खेल का सामान वगैरह जो है वो दान कर सकते हैं विद्यांजलि के तहत। ठीक है, विद्यांजलि के तहत। चूँकि आपके सवाल में ये सब टर्म आया था, इसी कारण से हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हो सकता है 2026 में भी कुछ सवाल आ जाए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये क्या है, तो इसी कारण से यहाँ पे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना आवश्यक है। सगुन क्या है? तो यह दो शब्दों से बना है, साला यानी कि स्कूल और गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी। तो साला से स को लिया गया है, गुणवत्ता से गुण को लिया गया है और बन गया सगुन। ठीक है, यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन जंक्शन है यानी कि पोर्टल है। इसका मुख्य काम स्कूली शिक्षा की प्रगति की निगरानी करना और यह देखना कि सीखने के परिणाम यानी कि लर्निंग आउटकम्स कितने प्रभावी हैं। ठीक है, खास बात, यह विभिन्न योजनाओं के तहत स्कूलों के प्रदर्शन और डेटा को एक जगह ट्रैक करता है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। ये आपका सगुन हो गया, यानी कि ये मुख्य रूप से जो है स्कूली शिक्षा की प्रगति की निगरानी करता है। नेक्स्ट है आपका स्वयं। स्वयं के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह का वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत सारा कोर्स है, कोर्स में आप लोग इनरोल कर सकते हैं और सर्टिफिकेट वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ये इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए और ये आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ छात्र और पेशेवर जो कि प्रोफेशन वगैरह विभिन्न विषयों के कोर्स कर सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल शिक्षक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है बल्कि एक खुला लर्निंग पोर्टल है। दीक्षा के बारे में भी बताया कि यहाँ पे आपको सभी डिजिटल कंटेंट वगैरह देखने को मिल जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ शिक्षक और छात्रों के लिए ई कंटेंट हो गया, QR कोड वाली किताबें और वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं। यह प्रशिक्षण पहल इनिशिएटिव के बजाय एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रगति यह मुख्य रूप से AICTE द्वारा छात्रों को दी जाने वाली तकनीक शिक्षा छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप है। इसका शिक्षकों के प्रशिक्षण से सीधा संबंध नहीं है, यानी कि प्रगति एक तरह से AICTE के द्वारा टेक्निकल कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप जो दिया जाता है वो है, उसका नाम है। ओके, अब देखिए 2022 में एक सवाल पूछा गया था, थोड़ा सा इससे हट के टॉपिक है, इससे हट के पूछा गया था ये सवाल। इस टॉपिक से सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है? तो गुरुकुल हो गया, ज्ञान भारती, ज्ञान दर्शन 1 और विद्या। तो ज्ञान दर्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी देख लीजिए। तो ज्ञान दर्शन क्या है? ज्ञान दर्शन 1 यह भारत का प्रमुख शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है। इसका जो शुरुआत है 26 जनवरी 2000 को लॉन्च किया गया था इसको। यह आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब इसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, प्रसार भारती, दूरदर्शन और इग्नू का एक संयुक्त प्रयास था। ठीक है, प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों, विश्वविद्यालय के छात्रों और वयस्कों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करना है। यह 24 घंटे चलने वाला चैनल है। 24 घंटे यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता है। ठीक है, अन्य विकल्पों का विवरण, जैसे कि गुरुकुल है। गुरुकुल यहाँ पे जैसे कि इस ऑप्शन में आया था गुरुकुल, तो गुरुकुल का क्या मतलब है? तो यह विकल्प यहाँ पे गलत होगा। गुरुकुल भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली का नाम है जहाँ छात्र गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। दूरदर्शन का इस नाम से कोई आधिकारिक मुख्य शैक्षिक चैनल नहीं है, यानी कि ये आपका कोई चैनल से रिलेटेड नहीं है। ज्ञान भारती, तो ज्ञान भारती नाम से कोई शैक्षिक टेलीविज़न चैनल दूरदर्शन द्वारा संचालित नहीं है। हालांकि इग्नू के कुछ केंद्रों या प्रकाशनों के नाम इससे मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन यह कोई ब्रॉडकास्टिंग चैनल नहीं है, याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट टाइम से ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा तो काट दीजिएगा, क्योंकि ये सब चैनल का नाम नहीं है। विद्या क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में विद्या एक सामान्य शब्द है। हालांकि सरकार ने हाल में ही PM ई विद्या कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत 1 क्लास 1 चैनल योजना के अंतर्गत कई TV चैनल चलाए जा रहे हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से दूरदर्शन का प्रसिद्ध शैक्षिक चैनल ज्ञान दर्शन ही रहा है। ठीक है, यानी कि विद्या का भी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ज्ञान दर्शन 1 है, ज्ञान दर्शन 2 है। ज्ञान दर्शन 1 सामान्य शैक्षिक सामग्री के लिए है। ज्ञान दर्शन 2 इंटरेक्टिव सत्रों और लाइव टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए है। ज्ञानवाणी यह एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है, ना कि टेलीविज़न। तो ये सब नाम अगर आएगा तो आपको ये सब के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए और एक सवाल था आपका 2022 में पूछा गया था
ये आपका थोड़ा सा ये भी हट के है। डैश ने अभिनव परियोजना लोक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल शुरू की, यानी कि किन्होंने, किसने, किसके द्वारा, है ना। बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान आपका इसका जवाब हो जाएगा। तो लोक जुम्बिश का मतलब है पीपल्स मूवमेंट यानी कि जन आंदोलन। यह एक एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम था। इसका उद्देश्य था एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए शिक्षा। मेन उद्देश्य क्या है, तो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी हो गया, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देना, ड्रॉप आउट को कम करना। शुरू 1990 को किया गया है, 1990 को, और सरकार के द्वारा जो है वो किया गया है। इंटरनेशनल एजेंसी भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि उनके सहयोग से भी चलता है। ठीक है। लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट राजस्थान में शुरू किया गया एक जन आधारित शिक्षा आंदोलन था। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा गया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपके लिए हम कुछ सवाल दे रहे हैं, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सवाल यह है कि समग्र शिक्षा के तहत स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन और परिणामों की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल वन स्टॉप जंक्शन के रूप में कार्य करता है। सगुन है, प्रगति है, दीक्षा है, निष्ठा है। ठीक है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दूसरा सवाल क्या है, ये भी आपका होमवर्क का सवाल है। कौन सा प्लेटफॉर्म छात्रों और शिक्षकों के लिए QR कोड वाली ऊर्जावान पाठ्यपुस्तकें प्रदान करता है। प्रगति, दीक्षा, स्वयं, डाइस इसको कहा जाता है ना। तो चलिए इन दोनों सवालों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये आपका होमवर्क का सवाल हो गया। ठीक है, बाकी ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 25 में सवाल पूछा गया था, तो हो सकता है 26 में भी सवाल देखने को यहाँ से मिल सकता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस PDF को 2 से 3 बार पढ़ लेना है, सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ नया चीज़ आपको जानने सीखने को मिली होगी। तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास जो है आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास देखने को मिलेगा। टोटल आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में 25 क्लास, 25 क्लास आपको देखने को मिलेगा टोटल। ठीक है, और एक क्लास हम इसलिए लेंगे क्योंकि जितने भी आपका मिसलेनियस टॉपिक है, एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो सब चीज़ उसमें कवर करवा देंगे। ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती है सब कुछ आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो लास्ट क्लास आपको आएगा 1-2 दिन के बाद। आपका टोटल आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में 25 क्लास देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।